आपने नहीं देखा था कि अभी बंगाल में जो कोकीन भी लिया था, कोकीन के साथ में पकड़ी गई थी भारतीय जनता पार्टी की नेताइन भी हैं बहुत सारी रोहिंग्या। एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट खेलने के इनके बाप की भी औकात नहीं है। मंदिर और मस्जिद पे खेलते रहो, बस यही है इनका काम। अरे मोहन भागवत कौन सी पार्टी के नेता हैं? मोहन भागवत से देश चलता है, देश संविधान से चलता है, मोहन भागवत से नहीं। तो मोहन भागवत को वहीं नागपुर में रखिए कि वहां पर आप संघ में जाकर निक्कर पहन के शाखा लगाइए। कोई आदमी खड़े होकर ये स्टेटमेंट दे देना कि दिल्ली के अंदर एम्स अस्पताल के नीचे महादेव का मंदिर था, तो लोग वो एम्स अस्पताल को तोड़वाने में लग जाएंगे। मैं आपको बता तो रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री कार्यालय के नीचे भी महादेव का मंदिर है। इसको भी खत्म करके बना दो, यहाँ भी मंदिर। काम करो, पूरा हिंदुस्तान खुदवा दो, एक एक के मकान ढा दो। देख लो जिसके घर के नीचे मंदिर है सबके वहां मंदिर बनवा दो। तो देश हित में एक काम करिए, 10 लोगों के घर पे आप सिलेंडर भिजवा दीजिए। है आप में दम? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आप किसी भी बात पे यकीन ना करें, और देश के किसी भी नागरिक को एनआरसी या सीए को लेके कोई बात को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब सरकार को किसी भी नाम से मुद्दे से वोट मिलना बंद हो जाता है, जब सरकार को दिखता है कि भैया अब हिंदू मुस्लिम जो है नहीं लड़ पा रहे हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोग आपस में नहीं लड़ पा रहे हैं, तो सरकार घूम फिर के एक ही टॉपिक पे आ जाती है, और वो है सीए एनआरसी। सीए एनआरसी के नाम पे, शाहीन बाग के नाम पे इन्होंने, आपने देखा कैसे दिल्ली को जलवाने का काम किया। फिर उसके बाद में बीच बीच में जो है ये एनआरसी को लेकर कभी सदन के अंदर हो चाहे फिर वो विधानसभा हो, वहाँ पर लेकर भी बोलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर इसको लागू करना है तो किसको बता रही है? अरे आप किसको बता रहे हैं ये बताइए ना। आप पिछले 5 साल से सिर्फ इसमें हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लागू करना होता तो आप कब का लागू कर चुके होते। भारतीय जनता पार्टी टोटल फेक काम करती है, झूठ बोलने का काम करती है। आप इनकी किसी भी बात को, किसी भी मुद्दे को सीरियस ना लें। और अमित शाह जी ज़्यादा ही ज्ञान बांटने का काम करते हैं, तो अमित शाह जी से जरा आप ये पूछ लीजिए कि पहले 10th पहले होती है 12th पहले होती है? पहले तो उनको आप ये जाकर समझाइए, उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिएगा कि सीए क्या होता है, एनआरसी क्या होता है। आप एक बात मुझे बताइए, 1947 में जब ये देश आज़ाद हुआ, जो इस हिंदुस्तान को छोड़कर चला गया उसका इस देश पे कोई अधिकार नहीं बनता है, कोई हक नहीं बनता। लेकिन जो व्यक्ति सदियों से इस देश में रह रहा है, देश की आज़ादी के बाद से इस देश में रह रहा है, इस देश के अंदर हर एक पर्व बना रहा है, इस देश के अंदर हर एक उत्सव मना रहा है, इस देश की खुशहाली से लेकर, इस देश के अंदर सरहद से लेकर हर तरह के तनाव को वो देखता आ रहा है, तो आप उस व्यक्ति को कैसे कह सकते हैं कि वो हिंदुस्तान में रहेगा या नहीं रहेगा? अरे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताइन भी तो हैं रोहिंग्या। आपने नहीं देखा था कि अभी बंगाल में जो कोकीन भी लिया था, कोकीन के साथ में पकड़ी गई थी भारतीय जनता पार्टी की नेताइन भी हैं बहुत सारी रोहिंग्या। आप जाकर देखिए, तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो नहीं है रोहिंग्या। अगर बीजेपी में कोई आ जाए तो वो रोहिंग्या नहीं है, हैं? और अगर कोई बीजेपी को वोट ना दे और बीजेपी से अलग रहे, बीजेपी की विचारधारा से अलग चले, देश को जोड़ने की बात करे, तो वो रोहिंग्या है। मैं आपको एक बात बता दूं कि आतंकवादी का कोई भी धर्म, कोई भी जाति और कोई भी मजहब नहीं होता है। आतंकवादी किसी धर्म का नहीं होता, ना तो आतंकवादी हिंदू है ना आतंकवादी मुसलमान है। आतंकवादी का कोई धर्म, कोई जाति, कोई मजहब नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो इतने, आप ये समझ लीजिए, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने ही ज़्यादा दिमागदार हैं कि ये कपड़ों से भी लोगों को पहचान लेते हैं। दूसरी बात ये कि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर जिस तरीके से एक मस्जिद के बाहर जो है कुछ अवैध चीज़ों को रखा गया था, देश के अंदर दंगे भड़काने की कोशिश करी थी, ठीक उसी तरीके से हरियाणा का माहौल ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि बीते समय में कई जगह पर चुनाव हैं। गुजरात का चुनाव एक अहम चुनाव है, हिमाचल का चुनाव है, इसके अलावा कश्मीर का चुनाव है, फिर अगले साल आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का भी चुनाव है। बहुत सारी जगहों पर चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेकर आखिरी तक, आज तक कभी भी वो एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे बात ही नहीं करती है। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर शासन प्रणाली कितनी बुरी तरीके से खराब है, देश की आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर बात नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी को घूम फिर के आ जाना है एक ही मुद्दे पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर, सीए और एनआरसी के नाम पर। आप एक बात मुझे बताइए कि सीए एनआरसी को लेकर पहले देश की राजधानी दिल्ली को जलवा दिया, तब इन्होंने सीए एनआरसी लागू नहीं करी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश के अंदर बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे और जिनके पास में, आप ये खुद ही देख, आपको मैं पत्रकारों को लेकर भी खुद बोल रहा हूँ कि जब आपके दादा के दादा थे, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि जब आपके दादाजी की डेथ होती थी तो आपको शमशान भूमि से डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिला करता था। ये तो अभी कुछ समय से ही स्टार्ट हुआ है, कुछ, या फिर कह लीजिए कि कुछ ही सालों से स्टार्ट हुआ है कि जो शमशान भूमि पर डेथ सर्टिफिकेट मिलने लगा है। तो लोग कैसे प्रमाण करेंगे कि भाई मैं इस देश का नागरिक हूँ या नहीं हूँ? भारतीय जनता पार्टी जो है वो मंदिर और मस्जिद ही खेलेगी। एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट खेलने के इनके बाप की भी औकात नहीं है। मंदिर और मस्जिद पे खेलते रहो, बस यही है इनका काम। अरे आप एक बात मुझे बताइए
क्या हिंदुस्तान पूरे विश्व का एकमात्र मुल्क है? भारत देश के अलावा और भी इतने सारे मुल्क हैं जहां कहीं भी सुनने को नहीं मिलता। एक देश है इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी है जकार्ता, वहां पर मात्र 3% हिंदू हैं। 3%, बल्कि इससे कम ही हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। 3% हिंदू हैं वहाँ पर। वहाँ से आज तक कभी सुनाई नहीं दिया कि वहाँ हिंदू खतरे में है, जबकि खतरे में तो हिंदू वहाँ पर आना चाहिए जहाँ 3% हिंदू है। लेकिन जहाँ पर हिंदू इतना ज़्यादा है, वहाँ की सरकार कहती है कि हिंदू ही खतरे में है। तो भैया आप एक बात मुझे बताइए, सरकार पे मुद्दे नहीं है। कभी आपने अमेरिका को उठाते हुए देखा है कि अमेरिका में चर्च तोड़ी जाएंगी? अरे आप तो जो है, मैं आपको एक बता दूं, आप तो घूम फिर के विपक्ष पे आ जाते हैं। आप विपक्ष की ये तो देखिए, विपक्ष की मजबूरी देखिए कि विपक्ष का जो नेता आवाज़ उठाए उसके लिए जेल के दरवाजे खोल रखे हैं सरकार ने। चाहे फिर वो मायावती हो, चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, कोई भी हो विपक्ष में, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी व्यक्ति हो। आप एक बात देखिए, आपने एक फिल्म देखी होगी, एक फिल्म के अंदर जिस तरीके से आपने उस फिल्म में देखा होगा कि नेताजी जो है वो चुनाव के वक्त पे घर पे आते हैं, दलितों की थाली में खाना भी खाते हैं, लेकिन खाना बाहर से मंगाते हैं, प्लेट भी बाहर से मंगाते हैं। तो बोलते हैं कि आप आ गए दोबारा से अब दलितों के घर पे खाना खाने के लिए हैं, अब आपको चुनाव आ गया, वोट की याद आ गई तो आप लोग आ गए। तो वही काम योगी जी कर रहे हैं। योगी जी के राज में तो पहले भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, बस योगी जी तो इतना कह देते हैं कि इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरे आप अपने अधिकारियों के घर पे, एक आध के घर पे बुलडोजर तो चलवाइए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, पत्रकार का तो सबसे बड़ा रोना ही यही है कि अगर दूसरा ये करेगा तो मैं भी यही करूंगा। तो आप सरकार में परिवर्तन क्यों लाते हैं? अगर लोगों ने कांग्रेस को बदल के बीजेपी को लाए तो क्या ये गिनाने के लिए लेके आए कि कांग्रेस ने क्या किया? ये बताइए ना आप मुझे। लोगों ने बदलाव किया, परिवर्तन किया, सिर्फ इसीलिए किया कि दूसरी सरकार आएगी तो अच्छा करेगी, बेहतर करेगी। अब आप आज भी उसी का रोना रोते रहें तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और आपको तो पत्रकार होते हुए, पत्रकार होने के लिए आप आवाज नहीं उठाते। आपने एक सवाल ये नहीं पूछा अब तक। अभी आप ये तो पूछ रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता बनकर कि भैया कांग्रेस क्या कर रही है, ये विपक्ष क्या कर रहा है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं पूछा कि आप ही के भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में मीडिया को अंदर नहीं घुसने दिया जाता। आप ही के भाजपा के राज में मध्य प्रदेश के अंदर मीडिया के प्रवक्ताओं से, मीडिया के जो तमाम रिपोर्टर्स हैं उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उनको निर्वस्त्र किया जाता है। आपने कभी ये नहीं पूछा कि गौरी लंकेश की इस देश में हत्या होती है, उनको लेकर आज तक जांच नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? तो आप एक बात मुझे बताइए कि सब कुछ आपका है, 10 साल क्या, 10 साल नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, 3 साल क्या, आपको 8 साल दे दिया, आपने क्यों नहीं करते? ये बताइए ना आप मुझे, क्यों नहीं करते आप? हिंदू राष्ट्र से अरे मेरी बात तो सुनिए, ये कुछ नहीं है, पागल बनाने का एक सरूफा है। आप ये नहीं समझी अब तक। आप कह रही हैं सहमत हैं, ये पागल बना रहे हैं, ये देश में दंगे कराने के लिए हैं। अब आप एक बात मुझे बताइए, जिस आदमी को काम करना होता है ना, वो चुपचाप काम कर देता है। ये बोलते किस लिए हैं, लेक्चर किस लिए देते हैं? और ये बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने तो आज तक आकर नहीं बोला, गृह मंत्री आज तक आकर नहीं बोले। भाई देश को चलाने वाले, देश के कर्ता धर्ता तो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को इस देश का प्रथम नागरिक बताया जाता है, फिर प्रधानमंत्री आते हैं, फिर गृह मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री। एक मिनट रुक जाइए। प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट है कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, बताइए। अरे आप मुझे बता दीजिए, मैंने नहीं सुना, कहीं आप बता दीजिए सुना हो तो। मोहन, एक मिनट रुक जाइए, मोहन भागवत प्रधानमंत्री हैं, गवर्नर जनरल लगे, कहाँ से गवर्नर हैं आप बता दीजिए मुझे। अरे मोहन भागवत कौन सी पार्टी के नेता हैं? मोहन भागवत से देश चलता है, देश संविधान से चलता है, मोहन भागवत से नहीं। तो मोहन भागवत को वहीं नागपुर में रखिए कि वहां पर आप संघ में जाकर निक्कर पहन के शाखा लगाइए। देश आप नहीं बताएंगे कि देश कैसे चलेगा और कैसे नहीं चलेगा, तो देश संविधान से चलेगा। मोहन भागवत जी का मैंने क्यों अपमान कर दिया? मैंने क्या गलत बोला है? क्यों देश संविधान से नहीं चलेगा? देश अगर देश संविधान से नहीं चलेगा, मोहन भागवत से चलेगा। तो आप इंटरव्यू मोहन भागवत से ले लीजिए। हाँ तो यही तो है हिंदू राष्ट्र, यही बताएंगी आपकी महिला पत्रकार साथी। मेरे से तो पूछने की आपको जरूरत ही नहीं, यही बताएंगी। यही कह रही है कि संविधान से ऊपर है वो। अरे नहीं, आप ही कह रही है ना कि मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दिया है। हु इज दिस मोहन भागवत, कौन है? बताइए ना आप मुझे। एक महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, उसको वहाँ मारा भी जा रहा है, पीटा भी जा रहा है। आप एक महिला होते हुए आप महिला के लिए आवाज़ नहीं उठाती हैं? आपको शर्म नहीं आती अपने आप को महिला कहते हुए? आप जाके केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के घर पे जाके माइक लगाइए, उनसे पूछिए कि एक महिला के साथ देश में बलात्कार हो रहा है, और आप महिला होते हुए जिन महिलाओं ने आपको चुन के वहाँ तक भेजा, आप आज तक उनके लिए आवाज़ नहीं उठाती हैं? ऐसी महिलाओं को तो शर्म आनी चाहिए। और वो कैसे केंद्रीय मंत्री बन गई? ऐसी महिलाओं को शर्म आनी चाहिए कि वो सदन के अंदर भी क्यों बैठी हैं। क्योंकि अगर एक महिला दूसरी महिला के लिए आवाज ना उठा सके तो उसको अपने महिला कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए। हाँ तो यही सवाल तो मैंने इनसे कहा कि आप ये तो पूछ रहे कि विपक्ष क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, लेकिन आप ये नहीं पूछ रहे कि आपके साथियों को। तो आपको मैं बता दूं, दलाली की जगह यही तो है, विदेशों में थोड़ी है, वहाँ थोड़ी है। वहाँ तो आप देखिए मोदी जी बाहर आके कह रहे हो माय गॉड,
आप सुन ही रहे हैं जी कैसे उनकी वीडियो लगातार वायरल है। तो मोदी जी तो क्या है, मोदी जी को तो कोई फर्क नहीं है, मोदी जी की देश को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं है, आगे नाथ ना पीछे पगात वाला हिसाब है। सुन लीजिए, मोदी जी का एक ही हिसाब है, जो अभी पहले कोरोना था तो कोरोना ने उनकी विदेशी यात्रा को बांध के रख दिया था। अब जैसे ही कोरोना थोड़ा सा लगाम दिया, मोदी जी ने अपने हेलीकॉप्टर निकाले, नए नए जो नए जहाज लिए हैं उनसे वो विदेशी यात्रा पे निकल गए। आज तक इतनी सारी विदेशी यात्रा के दौरान जो इतने मोटे मोटे एग्रीमेंट साइन होते हैं, उनमें से एक एग्रीमेंट बता दीजिए जिस पे इम्प्लीमेंट हुआ हूँ। राफेल की डील वो भी ज़्यादा पैसे देकर की गई। क्या हिंदुस्तान इतना खरबपति देश है कि आप यहाँ पर जो है अगर हम राफेल भी खरीदते तो उसमें भी आप घोटाला कर देते हैं। पहली बार इस देश ने डिफेंस घोटाला देखा मोदी सरकार के राज में। मैं आपको एक बात बता दूं कि लोगों की मानसिकता इस कदर खराब कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी ने कि भारतीय जनता पार्टी जो एक मुद्दा विहीन सरकार है, मुद्दा विहीन पार्टी है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय एक मुद्दे के, हिंदू वर्सेस मुसलमान। तो भारतीय जनता पार्टी घूम फिर के हिंदू और मुसलमान पे आके अटकती है उनकी कहानी, इससे ऊपर वो आगे और इससे आगे कहीं बढ़ी नहीं सकती है। आपको मैं बता दूं कि लोगों की मानसिकता इतनी खराब कर दी कि अगर कोई आदमी खड़े होकर ये स्टेटमेंट दे देना कि दिल्ली के अंदर एम्स अस्पताल के नीचे महादेव का मंदिर था, तो लोग वो एम्स अस्पताल को तोड़वाने में लग जाएंगे। लोग ये नहीं देखेंगे कि भैया अगर अस्पताल टूट गया तो लोग इलाज कराने कहाँ जाएंगे। लोगों को मंदिर और मस्जिद की राजनीति में इतना गंदा इल्झा दिया है कि कभी शाहीन बाग के अंदर बुलडोजर, तो कभी अयोध्या का मुद्दा, कभी बाबरी मुद्दा, कभी CA/NRC, कभी इस देश में अजान और लाउड स्पीकर, कभी हनुमान चालीसा और अजान। आप एक बात मुझे बताइए, क्या सरकार एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट या जो स्कूल बंद पड़े हैं उनको खोलने की बात, देश को आगे बढ़ाने की बात, देश की प्रगति की बात, देश की उन्नति, देश के डेवलपमेंट की बात सरकार क्यों नहीं करती है? क्योंकि सरकार जानती है और ये बात न्यूज़ चैनल्स भी जानते हैं। सरकार ये जानती है कि इसके नाम पर हिंदू और मुस्लिम कराने से हमें वोट मिलता है, और न्यूज़ चैनल्स जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम कराने से हमें TRP मिलती है। तो दोनों के दोनों, चाहे पत्रकार हो चाहे फिर वो इस देश में सरकार हो, दोनों के दोनों हिंदू मुस्लिम पकड़ चुके हैं। अरे फोटोग्राफी कराने का शौक तो नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत है, तो उनको थोड़ी बदल देंगे, हालांकि उनको भी 24 में बदला जाएगा, इंतजार करिए आप थोड़ा सा। ये 24 की तैयारी है पूरी तरीके से, ये तैयारी है गुजरात की। गुजरात इलेक्शन से पहले ये लोग देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहते हैं, देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा कराना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर मुद्दा होता तो वो कभी भी मंदिर और मस्जिद पकड़ती नहीं, क्योंकि वो जानती है। अब आप ये देखिए, अयोध्या का विवाद जो है वो समाप्त हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर बना और बड़े ही भव्य तरीके से बना, ना देश के मुसलमान को आपत्ति हुई और ना किसी व्यक्ति को आपत्ति हुई। सब लोगों ने बड़े शांति प्रिय तरीके से जो फैसला कोर्ट का आया उसको स्वीकार किया। तो इससे बेचैनी अगर किसी को है तो बीजेपी को थी कि भैया देश में दंगे क्यों नहीं हुए। तो बीजेपी अब चाहती है कि भैया अयोध्या अगर खत्म हो गया तो नया मुद्दा क्या करें। तो अब ये नया मुद्दा लिए ही आए हैं। फिर उसके बाद में काशी और मथुरा है, बहुत सारे मुद्दे इनके पास। मैंने देखा है बनारस में वो मंदिर था। अरे भैया मैं आपको बता तो रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री कार्यालय के नीचे भी महादेव का मंदिर है, इसको भी खत्म करके बना दो यहाँ भी मंदिर। तो आपने देखा है क्या वहाँ पर? आपने देखा है वहाँ पर जो आप बोल रहे हैं? मुंह से बोलने को क्या जाता है? वही तो जांच के लिए टीम पहुंच रही है ना। अरे जांच के लिए टीम क्या, एक काम करो, पूरा हिंदुस्तान खुदवा दो, एक एक के मकान ढा दो, देख लो जिसके घर के नीचे मंदिर है सबके वहां मंदिर बनवा दो। एक बात आप मुझे बताइए कि किसी मुसलमान ने आपसे आकर कहा है कि भैया इस मंदिर के नीचे अपनी मस्जिद थी? बताइए ना, क्यों आप देश के माहौल को खराब कर रहे हैं? क्यों हिंदू और मुसलमान को लड़ाने में लग रहे हैं? हिंदू मुसलमान शांति प्रिय तरीके से रह रहा है। जब लोगों को लगता है कि लोग अब जो है गाड़ी जो है वो पटरी पर आ चुकी है, लोग अपना काम धाम करेंगे, लोग वापस से कमाई करेंगे, लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, वापस से लोगों का जो जीवन है वो पहले जैसा शुरू हो जाएगा, तभी ना तभी कुछ ना कुछ हो जाता है। कभी आपने देखा कि दिल्ली में दंगे हो जाते हैं, कभी जहांगीरपुरी का दंगे हो जाते हैं, कभी आपने देखा कि इस देश के अंदर जो है CA/NRC जैसी बात को लेकर देश के नेता बोल देते हैं, कभी इस देश में अयोध्या जैसा मुद्दा उत्पन्न हो जाता है, कभी इस देश के अंदर अब आपने देखा कि ये आपका बनारस का काशी कॉरिडोर वाला मामला उत्पन्न हो जाता है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप बात करते हैं ना, ये तो आप देश के इतिहास को भी पढ़ लीजिए। जो लोग कहते हैं ना मंदिर और मस्जिद की बात, तो औरंगजेब जो थे उन्होंने मस्जिद को भी गिराया है। अब ये बात भारतीय जनता पार्टी के अनपढ़ जाहिल और गवार नेता तो जानते नहीं होंगे, क्योंकि वो जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा तो वो कहाँ से जानते होंगे। तो मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री जो औरंगजेब था उसने मस्जिद को भी गिराया। और सबसे पहले जहाँ तक मेरे को पता है, जहाँ जो मैंने पढ़ा है, सबसे पहले उसने जो मस्जिद को गिराया वो मस्जिद थी गोलकोंडा की। मैं आपको बता दूं, और वो इसलिए गिराई थी, उसके पीछे एक रीज़न था।
वहाँ का जो नवाब था, वहाँ का जो राजा था, वो कर नहीं दिया करता था। वो कहता था कि अभी देश में जो राज्य में जो आर्थिक हालत है वो खराब चल रहा है। और ये बात औरंगजेब को पता चली कि जो वहाँ का जो नवाब है वो मस्जिद के नीचे सारा धन छुपा के रखता है। तो औरंगजेब ने क्या काम करा, वो गोलकोंडा की मस्जिद को गिरवा दिया। और देश के इतिहास में ये भी लिखा हुआ है, सुन लीजिए, ये भी लिखा हुआ है कि बहुत सारे मंदिरों को बनवाया भी गया, उनके लिए चंदा भी दिया गया। तो ऐसा नहीं है, आप हिस्ट्री को रीड करिए। और दूसरी बात ये कि आप इतने बड़े अगर इतिहासकार हैं और इतने बड़े इतिहास के जानकार हैं, तो आप मुझे ये बता दीजिए, क्या आप औरंगजेब के बगल में ही चल रहे थे जब औरंगजेब मंदिरों को और मस्जिदों को गिरा रहा था? आपको पता होगा, मैं तो वही जानता हूँ जो इतिहास में लिखा है, क्योंकि मैं भाई जो इतिहास में पढ़ा है मैं उसी को बता सकता हूँ। और आपने औरंगजेब के पीछे अगर जीपीआरएस सिस्टम फिट कर दिया हो तो आप बता सकते हैं बेहतर। वाह गजब, आपने तो गजब बात कही है कि मुगल काल से ही विरोध कर रहे थे। वो लोग जिंदा हैं अभी? ये बता दीजिए आप मुझे। आपने कहा कि कुछ लोग कह रहे थे, बता दीजिए कहाँ हैं वो कुछ लोग, मैं भी मिलूं जाके उनसे कि मुगल काल का आदमी तो 100 प्लस हो रहा होगा अब तो, 100 से भी ऊपर। मिल लीजिए। किनसे? अभी जो जिंदा है कौन? वहाँ के भी कुछ लोग कह रहे हैं। अरे सुन लीजिए, पुश्तों को सुन लीजिए, वो पता है वो कैसे हैं। अभी आप उनको हाथ में 2000 की पत्ती थमाएंगे ना, भारतीय जनता पार्टी के पेड लोग हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को लाकर धरना प्रदर्शन करती है ना, ऐसी वो लोग हैं। अभी 2000 भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बोल लगाई, आप 4000 लगाएंगे तो वो कहेंगे नहीं ऐसे तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप ऐसे ही बोल रहे हैं। आप एक बात मुझे बताइए, मुगल काल का कौन सा आदमी इस समय तक जिंदा है? अरे भैया वंशज हैं तो आप कई पुस्तों से विरोध कर रहे हैं, आज हमें सुनाई दे रहा है विरोध, तो आज सुनाई दे रहा है। तो आप विरोध क्या कर रहे थे? कान में कर, एक मिनट, आप विरोध कैसे कर रहे थे? विरोध एक दूसरे के कान में बोल के कर रहे थे, ये इस मंदिर नहीं है, यहाँ मस्जिद थी, यहाँ मंदिर नहीं मस्जिद थी, ऐसे कर रहे थे आप विरोध। कैसी बात करते हैं आप? आपकी ना बात में कोई तर्क है ना तथ्य है, आप बेफजूल की बातें करते हैं। अगर आप काफी लंबे समय से विरोध कर रहे थे तो भैया बीजेपी तो ऐसे मुद्दे पकड़ने में माहिर है, जब विपक्ष में थी तब भी माहिर थी, आज सत्ता में है तब भी माहिर है, तो विपक्ष में रहते हुए भी बीजेपी को पता कैसे नहीं चला? बाकी है, कब से नहीं कह रहे हैं, जब सत्ता में आए हैं तब से कह रहे हैं। अब बोला योगी जी ने कि काशी मथुरा बाकी है, अयोध्या तो झांकी थी, बोला क्या? अब बताइए ना, कुर्सी आ गई, अब हिंदू मुस्लिम मरे तो मरे, 24 है, अब 24 का इंतजार करेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि सीधे तौर पर मंदिर और मस्जिद कोई मुद्दा नहीं है। मंदिर और मस्जिद को मुद्दा बनाने वाले देश के नेता हैं, नेताओं को वोट मिलता है, और मैं दोबारा कहूंगा कि पत्रकारों को टीआरपी मिलती है। मुद्दा एजुकेशन है, हेल्थ है, डेवलपमेंट है, बेरोजगारी है, बढ़ती महंगाई है, क्या हो रहा है? सब हो रहा है। अरे आप दिमाग, एक बात मुझे बताइए, आपका मानसिक संतुलन खराब है, मानसिक दिवालिया घोषित हो चुके हैं। 50 रुपए आज भी सिलेंडर पे पड़े हैं, जाके गरीब के घर में जाके पता करिए आप, ये कौन सा देश हित में हो रहा है? आप इधर सुन लीजिए, आप में अगर दम है ना तो जाकर एक काम करिए, देश हित का आपको इतना शौक है ना तो देश हित में एक काम करिए, 10 लोगों के घर पे आप सिलेंडर भिजवा दीजिए। है आप में दम? बात करेंगे देश हित की, देश हित का ठीक रहा। भाई इन महामूर्ख, सुन लीजिए, इन कोई मूर्ख पत्रकार को कोई समझाइए, सरकार का वादा 2 करोड़ रोजगार का था। भाई आप एक बात मुझे बताइए, इतने पत्रकार मौजूद हैं और सोशल मीडिया को तो जो है वो निष्पक्ष बताया जाता है, लेकिन जनाब आपके बीच में भी ना कुछ लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ना कि कुछ मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो मेरा टारगेट आप लोगों को नहीं है, मेरा टारगेट उन गोदी मीडिया के पत्रकारों को है जो डेली हिंद जैसे चैनलों को चलाते हैं, ठीक है ना। इन्हों को क्या है, देश में बढ़ती महंगाई नहीं दिखती, बेरोजगारी नहीं दिखती, आम आदमी की जेब पे जो आज प्रेशर हुआ है, आम आदमी की जेब का जो खर्चा बढ़ा है, भाई 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ने से इन जैसे दलाल पत्रकारों को कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मोदी जी के द्वारा तो या भाई सुन लीजिए, अरे बाबा रामदेव डिप्टी कमिश्नर लगे हैं, बाबा रामदेव गवर्नर हैं कहीं के, क्या है बाबा रामदेव हो गए। आप बाबा रामदेव को ही सुनते हैं 24 घंटे हैं, तभी आप पूरे यूं हो गए, पूरा कमल ककड़ी कुपोषण के शिकार, ठीक है ना। इतना मत देखा करिए वरना पता चला कि थोड़े दिन में गायब भी हो गए। तो आप जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, उस पर बात। गोदी मीडिया के पत्रकारों को तो चाहिए, उन पत्रकारों को ये नहीं दिखा कि उनको वहां से भगाया गया, घुसने नहीं दिया उनको वहां पर। जब मोदी जी का प्रोग्राम चल रहा था विदेश के अंदर तो इनको घुसने नहीं दिया, लेकिन इन्हें अकल नहीं आती है। इनकी इतनी बार फजीयत हुई है और ऐसी फजीयत आपकी भी होगी। आप जहाँ चिल्लाइए, जब तक सुन लीजिए, जब तक फजीयत इन जैसे पत्रकारों की नहीं होगी ना, जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, तब तक इन जैसे पत्रकारों को भी चैन नहीं आएगा। कम से कम इन जैसे पत्रकारों के साथ रहते हैं जो निष्पक्ष हैं, इनको देखकर भी तो सीखा करिए, या अपनी आदत भी नहीं बदलेंगे, आप ऐसे ही रहेंगे। कम से कम गरीब आदमी के लिए भी आवाज़ उठाइए। और आप लोगों से निवेदन है कि जो गोदी मीडिया के जो तमाम चैनल हैं वो तो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान से प्रेम ही नहीं करते, वो तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान टुकड़ों में बढ़ जाए, हिंदू मुसलमान के नाम पे इस हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाए। यही मुद्दे ही भुनाए जाएंगे, यही मुद्दे भुनाए जाएंगे। अभी आपके एक दलाल पत्रकार ने बोला तो इस बात को,
बोला ना उन्होंने अभी इस बात को कि भैया कि 50 रुपए सिलेंडर पर बढ़ गए तो क्या हुआ, उनको कोई फर्क नहीं है, देखा ना, उनको कोई महंगाई से फर्क ही नहीं है। अरे मैंने जिन पत्रकारों को बोला ना, आप बीच में आ गए, इनको कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है ना। आप थोड़ा सा पूरी बात को यहाँ खड़े होकर अगर सुनते तो आपको पता भी चलता, ठीक है ना। पहले आप सुन लीजिए क्या बात चल रही है। अमित शाह जी से ये पूछ लीजिए, अमित शाह जी को ये तो पता नहीं है 10वीं पहले होती है 12वीं पहले होती है, ठीक है ना। सुन लीजिए, अरे स्लिप ऑफ टंग तो पीएमजी भी करते हैं, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना। अब वो विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर के चारों तरफ भटकने लगते हैं, वो भी स्लिप ऑफ टंग बोल दीजिए ना, बोल दीजिए ना। मैं आपको बताता हूँ, अमित शाह जी का जो ये मुद्दा है कि सीए एनआरसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे ही नहीं है। अब आपने बात करी सीए को लेकर, भैया कह रहे कि रोहिंग्या बहुत है, जो आपकी पार्टी के रोहिंग्या उनका क्या, बीजेपी में नहीं है रोहिंग्या, बीजेपी के नेता है रोहिंग्या। अरे बंगाल में जाकर देखिए कौन है, तो बड़ी जल्दी आपकी आवाज निकली। कोकिन के साथ में जो नेताइन पकड़ी गई थी वो कौन थी, जरा ये बताइए, भूल गए होंगे आप, आपकी याददाश्त कमजोर है, क्योंकि बीजेपी के नेता जो पकड़े जाते हैं उनको लेकर तो आपकी याददाश्त कमजोर होगी, क्योंकि बीजेपी को तो कुछ लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि अपने पिताजी को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते होंगे जितनी रिस्पेक्ट नरेंद्र मोदी जी को देते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बात रही सीए की, तो सीए सरकार को अगर लागू करना होता या उस पर कुछ इंप्लीमेंट या वर्क करना होता तो सरकार कब का कर चुकी होती। सरकार को इसके नाम पर, सुन लीजिए, बिल्कुल मुद्दा बना रही है और सरकार को इसके नाम पे देश में दंगे और फसाद कराने हैं। वरना आप एक बात मुझे बताइए, 300+ का बहुमत है, प्रधानमंत्री आपका है, गृह मंत्री आपका है, वित्त मंत्री आपका है, रक्षा मंत्री आपका है, सारे नेता और मंत्री तो आपके हैं। अब क्या नारियल फुड़वाएं आकर, क्यों पागल बना रहे हैं पिछले साल से, भाई 2-3 साल से पागल बनाने में लग रहे हैं। सीए एनआरसी के नाम पे देश की राजधानी को आपने जलवा दिया, कुछ नहीं होना इस पे, ना देश की जनता को इन जैसे लोगों से डरने की जरूरत है। अरे सुन लीजिए, कोरोना तो अभी आया ही, कोरोना अभी तो अभी आया 2 साल पहले ही, उससे पहले तो नहीं था। बताइए उससे पहले आपने क्या कर लिया, आपने चुनाव कराया, या बंगाल के चुनाव, सुन लीजिए, बंगाल का चुनाव करा दिया, यूपी का चुनाव करा दिया, तब से अब तक नहीं कराया। तो अब दिख रहा है ना कि मुद्दे खत्म हो गए हैं। तो नया लेटेस्ट मुद्दा तो देखिए, सीए एनआरसी के नाम पे इस हिंदुस्तान का नागरिक घबरा जाता, और जिस कारण जो है देश में, सुन लीजिए, मतलब इतनी, सुन लीजिए, मतलब इस देश के अंदर इतनी जगह प्रोटेस्ट चला, शाहीन बाग में चला, बिहार के अंदर चला, मुंबई के अंदर चला, वो सारे के सारे लोग गलत हैं। और उसके अंदर आपके पिताजी भी शामिल हो सकते हैं, उसके अंदर आपकी माताजी भी शामिल हो सकती हैं, तो क्या वो गलत हैं? मतलब आज अगर आपके ऊपर नहीं बीत रही है तो आप उन लोगों को गलत बता रहे हैं। आपकी मानसिकता किस प्रकार खराब है ये देख समझ में आती है मुझे, ठीक है ना। तो देश के अंदर ये है जो सिर्फ माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है, बाकी इन पे कोई इंप्लीमेंट नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।